हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो चलिए शुरू करते हैं आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियर के प्रिपरेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में जहां पे हमने छोड़ा था ये उसका कंटिन्यूड लेक्चर है। वेलकम टू सीआईजेड प्लस, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इंजीनियर्स। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटेजीज आपको मिलती जाएं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। सो क्वेश्चन नंबर 53 बताएं मुझे। The center of gravity of the volume of liquid displaced is called। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्वेश्चन आ गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो जो डिस्प्लेस कर देते हैं, उस डिस्प्लेस हो जाता है लिक्विड, उसके सीजी को क्या कहते हैं? यह है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी को हम डिनोट करते हैं बी से। सेंटर ऑफ बॉयंसी होता क्या है? तो जैसे आपने कोई भी बॉडी, आपने किसी इमर्स करी, आपने अगर कोई भी बॉडी को इमर्स किया, तो जितना वॉल्यूम उसका डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, उस वॉल्यूम जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका सीजी, सीजी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका सीजी हम सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बताता हूँ, ये मेटा सेंटर एक ऐसी टर्म है जो कि सिर्फ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है, वैलिड ओनली फॉर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो पूरी तरह से इमर्स नहीं किए हैं, अंदर डूबे नहीं हैं, फ्लोट कर रहे हैं, उनके लिए एक टर्म होती है मेटा सेंटर। और सेंटर ऑफ बॉयंसी एक टर्म है जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए तो वैलिड होती ही होती है, और कंप्लीटली इमर्स्ड के लिए भी ये वैलिड होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फ्लोटिंग और इमर्स दोनों के लिए होती है, जबकि मेटा सेंटर सिर्फ फ्लोटिंग के लिए होता है। और सेंटर ऑफ प्रेशर की अगर मैं बात करूंगा, सेंटर ऑफ प्रेशर तो टोटली एक डिफरेंट टर्म है, एक वो पॉइंट है जहां पर टोटल प्रेशर लगता है, सेंटर ऑफ प्रेशर जहां पर टोटल प्रेशर लगता है, ठीक है। 53 का हमें समझ लग चुका है। एनी डाउट, कुछ और पूछना चाहेंगे? नो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को भी हिंदी में पढ़ देता हूं। पानी के हटे हुए आयतन का गुरुत्व केंद्र कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंटर ऑफ बॉयंसी, यानी कि उत्प्लावकता केंद्र। ये आपको कंफ्यूजिंग है बट याद करना पड़ेगा जो हिंदी मीडियम से पेपर देने वाले हैं। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 क्वेश्चन देखिए एक बार, ये एक न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, सिंपल छोटा सा न्यूमेरिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ अ फंक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी पोटेंशियल, ये बताइए मुझे जल्दी से। तो इसके जो चार ऑप्शन है ना, फर्स्ट ऑप्शन है फाई, वेलोसिटी पोटेंशियल हम फाई से डिनोट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी ऑप्शन आप हिंदी में से देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सो पलक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो निखिल माहर तो है ही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या आंसर होगा? हम कैसे चेक करते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल को? हम चेक करते हैं कि ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम ये चेक करते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि ये डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। दिस इज लाप्लास इक्वेशन। सो आपको याद होना चाहिए दैट वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता है ना ये फाई, दिस हैज टू सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। अगर ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका मतलब वो एक करेक्ट वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन नहीं है। तो आप डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर करके देख लो, अगर आप ऑप्शन 1 देखते हो तो वो इनकरेक्ट आएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप चेक करके बताता हूँ, जब आप डेल स्क्वायर फाई प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और जब आप डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर करोगे तो -2 आएगा। ओनली देन इट विल बी 0। 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है। जब आप डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो इससे इसका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, क्योंकि जब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लोगे तो 2 प्लस 2 आ रहा है वो, तो 4 बन जाता है, विच इज़ नॉट जीरो, विच इज़ नॉट जीरो। देयरफॉर ये लाप्लास नहीं करेगा, ये भी लाप्लास नहीं करेगा, ये भी लाप्लास को नहीं करेगा, मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही लाप्लास को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए द आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप जानते हैं ना वेलोसिटी पोटेंशियल होता क्या है, ये क्लियरली पता होना चाहिए, जिसमें u आता है डेल डेल फाई बाय डेल एक्स
मतलब एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर मैं यू से डिनोट कर रहा हूँ तो होगा डेल फाई बाय डेल एक्स, अगर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी डिनोट करूंगा तो होगा डेल फाई बाय डेल वाई। सो डेल फाई बाय डेल एक्स होगा यू, डेल फाई बाय डेल वाई होगा वी, यू और वी आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन नंबर 55 है ये। दिस इज क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट्स रिप्रेजेंट्स द लीस्ट प्रेशर? लीस्ट प्रेशर किस में आ रहा है? लीस्ट प्रेशर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या केजी एफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी फोर्स किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मिली बार, ये मिली बार है, या ये एमएम ऑफ मरकरी है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मिली बार सबसे करेक्ट आंसर होगा, मिली बार सबसे कम होगा, मिली है ये, क्योंकि मिली चला गया, बहुत कम चला गया ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 पर। सो क्वेश्चन नंबर 56 देखें एक बार। द रीडिंग ऑफ अ डिफरेंशियल मैनोमीटर, आप देखें क्वेश्चन नंबर 56 को। द रीडिंग ऑफ अ डिफरेंशियल मैनोमीटर of a venturi meter placed at 45 degree to the horizontal is 11 centimeter. If the venturi meter is turned to horizontal position, the manometer reading will be, तो क्या रहेगा? ये 11 रूट 2 हो जाएगी, या 11 रहेगा, या 0 रहेगा, या 11 कुछ और, 11 अंडर रूट 3 हो जाएगा, लेट से कुछ भी लिख लो इसको। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंक्लिनेशन से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये 11 का 11 सेंटीमीटर ही रहेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दैट मीन्स इंक्लिनेशन से फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने वेंचुरी मीटर को 45 डिग्री रखा या हॉरिजॉन्टल रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग सेम की सेम। डिफरेंशियल मैनोमीटर में रीडिंग सेम रहेगी, आप चाहे 45 चाहे आप 45 डिग्री पर रखो या ना रखो, कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर 11 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ। इस वेंचुरी मीटर क्षैतिज से 45 डिग्री के झुकाव पर बिछाया गया है, उसके भेद सूचक दाब मापी की रीडिंग 11 सेंटीमीटर है। यदि इस वेंचुरी मीटर को क्षैतिज स्थिति में रखा जाए तो दाब मापी की रीडिंग क्या होगी? तो इसलिए उसका आंसर होगा सिर्फ 11 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। द सिपोलाटी वियर इज, तो सिपोलाटी वियर का भी क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है, हमने जो प्रीवियस दो आप जो पहले मेरे लेक्चर 8 देख लें, पहले 8 लेक्चर्स आप देख लें। सो सिपोलाटी वियर किस तरह का वियर होता है? सिपोलाटी वियर क्या होता है? 57, सिपोलाटी वियर होता है ट्रेपिजॉइडल, ट्रेपिजॉइडल वियर, ऑप्शन नंबर 4 ये है ट्रेपिजॉइडल। सिपोलाटी वियर ऐसा होता है, ट्रेपिजॉइडल होता है। ठीक है, विद इट्स साइड्स इंक्लाइंड, इस तरीके से इंक्लाइंड होता है ये। तो इसलिए इसका आंसर होगा ट्रेपिजॉइडल वियर। सिपोलाटी वियर इज ट्रेपिजॉइडल इन नेचर, इन शेप। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ठीक आंसर दे दिया है। अब आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप इज मैक्सिमम व्हेन द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू, तो द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप इज मैक्सिमम व्हेन द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये है ड्यू टू फ्रिक्शन। अब हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू, तो ये आपको ना याद रहना चाहिए, इसको हम डिराइव कर सकते हैं इस रिजल्ट को। इस रिजल्ट को जब हम डिराइव करेंगे तो हमें पता लगेगा ये होता गया फ्रिक्शन लॉस होता गया डार्सी विशबैश इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं, सब जानते हैं ना, डार्सी विशबैश इक्वेशन से आप कर सकते हैं इसको कैलकुलेट। सो डार्सी विशबैश इक्वेशन क्या होती है? हेड लॉस होता है एफ एल वी स्क्वायर बाय 2 GD, एफ एल वी स्क्वायर बाय 2 GD, ये होता है ना। तो अगर मैं ये देखूंगा एफ एल वी स्क्वायर बाय 2 GD हेड लॉस है, तो आप इसको, अगर मैं इसको डिराइव करूंगा, तो पावर ट्रांसमिटेड अगर आपने मैक्सिमम करनी है, अगर मैक्सिमम करनी है, तो जो हेड लॉस है ना एच एफ, ये टोटल हेड का 1/3 होना चाहिए।
ये हम डिराइव कर सकते हैं। ये रिजल्ट मैं अभी डिराइव नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, मेरे को मैथ्स काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, बट ये रिजल्ट आप याद कर लें क्योंकि RSM SSB बोर्ड वाले ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को ये याद रहना चाहिए H/3 कि अगर टोटल सप्लाई हेड मतलब इनपुट पर अगर H हेड है, अगर टोटल हेड है मान लो H, और अगर हेड लॉस उसका 1/3 हो जाता है तो आउटपुट क्या बचा 2H/3। आउटपुट में 2H/3 मिलेगा ना आपको, कि अगर हेड लॉस H/3 हो गया तो जब आउटपुट में 2H/3 मिलता है तब मैक्सिमम मैक्सिमम पावर मिलती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये भी फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, फ्लूइड डायनेमिक्स का है ये क्वेश्चन, बिल्कुल ये बिल्कुल फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। तो आपने डाला, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1/3 ऑफ टोटल सप्लाई हेड। इसका आंसर 1/3 होगा, ऑप्शन नंबर 2, उपलब्ध शीट्स का 1/3। ठीक है, उपलब्ध शीट्स का 1/3। तो इसलिए ना एक क्वेश्चन और आ सकता है इसमें, मिलता जुलता क्वेश्चन एक और आ सकता है, हो सकता है कि आप 2020 में आ जाए ये, कि अगर इनिशियल हेड आपने एच दिया था, सो मैक्सिमम पावर के लिए आपको आउटपुट क्या चाहिए 2H/3। अगर इनिशियल सप्लाई किया था H, आउटपुट चाहिए 2H/3 क्योंकि फ्रिक्शन ने H/3 को, फ्रिक्शन की वजह से H/3 का लॉस हो गया। तो इसलिए एफिशिएंसी क्या है, व्हाट इज द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, ये H है, ये है 2H/3, तो एफिशिएंसी होगी 66.67%। सो परसेंटेज भी पूछ लेते हैं एफिशिएंसी की, तो इसका आंसर हो जाएगा 66.67%। ध्यान रखना इसका आंसर H/3 होगा, 1/3, क्योंकि फ्रिक्शन ने 1/3 करना है तो आउटपुट 2/3 मिलेगा ना। H डाला, उसमें से 1/3 फ्रिक्शन की वजह से निकल गया, तो 2/3 मिलेगा आउटपुट। ये समझ गए? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के बहुत ही अमेजिंग लेक्चर्स, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लेक्चर्स हमारे अवेलेबल हैं होलसम डाइट पैक में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो ये डाउट आता है ना, ये सब खत्म हो जाएगा अगर आपने मेरे होलसम डाइट पैक में लेक्चर्स देख लिए फ्लूइड मैकेनिक्स के। तो हम, मैं और एक और फैकल्टी मेंबर हैं, हम दोनों मिलकर के डालते हैं उस पर होलसम डाइट पैक में। आप फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर्स देख लो, मज़ा आ जाएगा। होलसम डाइट पैक जो कि अवेलेबल है CAZ+ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके 7 लेक्चर्स हमने डाले हैं, 7 लेक्चर्स में कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स का एक जिस्ट मिल जाएगा आपको। तो आपको एटलीस्ट ये क्वेश्चंस जो है ना आपको मुश्किल आ रही है, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि टफ है फ्लूइड मैकेनिक्स, वो खत्म हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं, ये क्या है। ड्यू टू एजिंग ऑफ अ पाइपलाइन इट्स कैरिंग कैपेसिटी हैज डिक्रीज्ड बाय 25%। ठीक है, एजिंग हो गई है पाइपलाइन की तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी 25% हो गई है। द करस्पॉन्डिंग द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द डार्सीज वेशबैश फ्रिक्शन फैक्टर F इज हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट है? 63%, 77%, 56%, नन। तो हिंदी में पढ़ देता हूँ। समय के साथ एक नल की प्रवाह क्षमता में 25% कमी होती है। डार्सी वेशबैक के घर्षण गुणांक F में इसके कारण कितनी होगी, कितने परसेंट होगी? तो आपको वो निकालना है। ड्यू टू एजिंग ऑफ पाइप तो क्या होता है, आप देखो सिंपल है। सो कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन डार्सीज वेशबैश फैक्टर क्या होगा? तो फॉर्मूला लिख लो, F क्या होता है, सॉरी इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं हेड लॉस का फॉर्मूला कहूँगा, हेड लॉस होता है FLV²/2GD, ये होता है ना, FLV²/2GD, यही होती है आपकी जो डार्सीज इक्वेशन है, डार्सी वेशबैश इक्वेशन। अब इसमें आपको डिस्चार्ज की बात करी है, कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गया मतलब डिस्चार्ज, तो आप वेलोसिटी को डिस्चार्ज की टर्म्स में लिखो, मतलब इसको लिख लो FL/Q²/A²। आपने वेलोसिटी को Q/A लिख लिया ना, तो Q²/A², 2GD। तो आपने क्या देखा, दैट H इज प्रोपोर्शनल टू F/Q²। ये देखा ना आपने, H इज प्रोपोर्शनल टू F/Q²। तो अगर इसका मतलब अगर हेड लॉसेस दोनों तरफ बराबर हैं, हेड लॉस तो बराबर ही रहना है, तो इसका मतलब आप कर लो F1/Q1² इज इक्वल टू F2/Q2², ऐसा कर लो। अब आपको ये गिवन है कि जो Q1 था, जो Q2 है वो Q1 का 3/4 हो गया है, मतलब आपकी इक्वेशन क्या बन गई,
F1 Q1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 3/4 का होल स्क्वायर Q1 स्क्वायर। 3/4 कर लिया ना, 75% कर दिया। तो Q1 स्क्वायर से Q1 स्क्वायर काट दो तो F1 और F2 में आपके आ जाएगा। आपको पता लगेगा कि जो F2 आता है ना वो आ जाएगा 16/9 F1 आ जाएगा। मतलब जो अब नया डार्सीज वेशबैच इक्वेशन, डार्सीज वेशबैच फैक्टर बना है वो 16/9 हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई? परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई फिर? 16/9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज कर दिया। तो बस 16/9 माइनस 1 इंटू 100 करो, कितना आया आंसर? ये बन जाएगा 16/9 माइनस 1 इंटू 100। कितना आ रहा है ये आ जाएगा 16/9 माइनस 1 इंटू 100, ये आ जाएगा 77%। ठीक है, ओके ओके। सो लास्ट क्वेश्चन हम आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ लैमिनार लिक्विड फ्लो इन अ सर्कुलर पाइप इज प्रोपोर्शनल टू। सो फ्रिक्शन फैक्टर किसके प्रोपोर्शनल होता है? इसका ये रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड नंबर, स्क्वायर टू द रेनॉल्ड नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ रेनॉल्ड नंबर, या सिर्फ रेनॉल्ड नंबर। तो जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो आपको पता होना चाहिए, होता है 64/RE। ये आपने फॉर्मूला याद करा हुआ है, 64/RE फॉर लेमिनार फ्लो। फॉर लेमिनार फ्लो 64/RE होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेनॉल्ड नंबर, ऑप्शन नंबर 1। सो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है। ठीक है, आप देखिए, हिंदी में पढ़ देता हूं। एक गोलाकार पाइप में बहने वाले पटलीय प्रवाह के कारण घर्षणीय गुणांक अनुपातिक है। तो हिंदी काफी टफ है, हिंदी में काफी दृढ़ वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर के ये मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ इनवर्सली स्क्वायर, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा इनवर्सली। समझ गए हैं ना? ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, दैट F इज इक्वल टू 64/RE। तो हम ये 20 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। ये हम 20 क्वेश्चंस को आज हमने खत्म कर लिया है। आपकी ड्यूटी है, देखिए, जो मैं ये PYQ सीरीज कर रहा हूँ, जो राजस्थान के PYQ सीरीज कर रहा हूँ, इसके टोटल मैं अभी तक 9 लेक्चर ले चुका हूँ। लेक्चर 1 से 2 3 अब टिल 9 लेक्चर्स ले चुका हूँ, और हर लेक्चर में लगभग 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। सो अगर आप देखें, ये 20 क्वेश्चन देखें तो 9 लेक्चर्स हो गए, 9 इंटू 20 यानी कि 180 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सो आप 180 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिर्फ एक बार अगर आपने अटेंड कर लिया है वो इनफ नहीं है। आपको इन लेक्चर्स को दोबारा दोबारा देखना होगा। अगर आप दोबारा दोबारा देखेंगे ना तो आपके मन के अंदर बस जाएंगे, आपको पेपर का ट्रेंड समझ लग जाएगा। एक बार अगर आपको पेपर का ट्रेंड समझ लग गया तो उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लेना। सबसे पहले किसी भी पेपर को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न और उसके तरीका क्वेश्चंस का अच्छे से याद कर लें, हमें समझ लग जाए। वो समझ कैसे लगेगा? जब आप मेरे साथ सभी मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और वो भी फ्री करा रहा हूँ, यूट्यूब पर कराते ही जाऊंगा, हटूंगा नहीं, कोई नहीं रोक सकता मुझे। ठीक है, कराते जाऊंगा। तो आप ये जरूर करें, हर क्वेश्चन को बार बार करें। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। अगर आप में से कोई आज जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे थे हमारे चैनल पर, वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और अपने जानने वाले चाहने वालों के साथ शेयर जरूर करें। जिनको चाहते हैं कि वो भी जेई बन जाएं आपके साथ, तो उनके साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ, सिविल इंजीनियरिंग और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो इसको। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग गुड रिस्पॉन्स। थैंक यू। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाए।